हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का थ्योरी का अभ्यास करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्या से पहले आपने जैसे आगे के क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे n और प्राकृतिक संख्याओं का समूह है जिसकी साथ 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक अनंत तक है। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या आती है, उसे पूर्ण संख्या लेते उसे होल नंबर उसे W से डिनोट करते वो 0 1 2 अप टू। उसके बाद आता है पूर्णांक मीन्स इंटीजर, उसको Z से डिनोट करते हैं। उसमें कौन सी संख्या आती है? धन, ऋण और 0। फिर उसके बाद आती है Q, सम्य संख्या। सम्य संख्या कौन से स्वरूप में होती है? P/Q के स्वरूप में होती है, जहाँ P बिलोंग्स टू क्या होता है? Z और Q बिलोंग्स टू N। फिर उसके बाद असम्य संख्या है। इसी तरह सभी संख्या फिर R, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का गण। तब अपने सम्मिश्र संख्या का अपने अभ्यास क्यों करते हैं? तो स्टैंडर्ड 10th में आपको पता होगा, स्टैंडर्ड 10th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण अभ्यास किया हुआ है। तो उसमें आप अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल्य मिलते थे, राइट या रॉन्ग? राइट। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 तो उसके दो बीज मिलते थे, दो मूल मिलते हैं। कैसे? एक समान। और b² - 4ac लेस देन 0 तो आप क्या लिखते हैं कि इसका मान ज्ञात होगा? नहीं। अगर b² - 4ac लेस देन 0 तो इसका हल यहाँ पे अपने ज्ञात करेंगे। इसको वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसे अपने बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो देखिए अब ये चैप्टर तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम स्विस गणित ऑयलर स्विस गणित शास्त्री ऑयलर ने वर्ष 1748 में वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को एक के वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक कौन से? आयोटा का प्रयोग किया था। इस प्रतीक को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक इकाई એટલે કે इमेजनरी पार्ट अथवा के इमेजनरी यूनिट कहते हैं। आयोटा, इसको क्या आप लिखोगे? आयोटा अथवा क्या आई? तो आई बराबर क्या होगा? √-1। क्या होगा? आई बराबर √-1 और I² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। कंप्लीट। चलो, तो √-1 को क्या किससे डिनोट करते हैं? आयोटा मीन्स आप उसको आप आई भी बोल सकते हो। और I² इज इक्वल टू अगर दोनों बाजू वर्ग करो तो वर्गमूल जाएगा, तो I² इज इक्वल टू उसका मान क्या हो जाएगा? -1। तब जैसे आई की पूर्ण घातांक के देखते हैं, तो देखिए जैसे i इज इक्वल टू क्या होगा? √-1। दोनों बाजू स्क्वायर करो तो I² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब जैसे I³ आपको ज्ञात करना है, तो I³ क्या होगा? I² इंटू आई। तो देखो I² इज इक्वल टू क्या होगा? -1 और इंटू आई, तो मीन्स I³ એટલે क्या होगा? -i हो जाएगा। I³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -i। इसी तरह अगर आयोटा की पावर 4 होगी तो क्या होगा? I² इंटू I² मीन्स I² એટલે -1 और I² -1 इंटू -1 એટલે 1। तो आप एक चीज़ याद रखोगे, क्या किसी की 4 पावर में जाओगे ना, आयोटा की पावर 4 अथवा वो 8 के मल्टीपल में लाओगे तो उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1। तो आपको यहाँ एक आई की पावर को याद है कि आई इज इक्वल टू √-1, I² इज इक्वल टू -1, I³ इज इक्वल टू -i और I⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि a तथा b कोई दो वास्तविक संख्या है तो a + ib के रूप की प्रत्येक संख्या है, a + ib के रूप की प्रत्येक संख्या है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और सम्मिश्र संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? z से प्रदर्शित करते हैं। और उसे लिखा कैसे जाता है कि z बराबर सम्मिश्र संख्या कौन से स्वरूप में होती है? a + ib के स्वरूप में होती है। अगर a + ib के रूप की प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं आप? सम्मिश्र संख्या है। और सम्मिश्र संख्या को किससे डिनोट करते हैं? z से। यदि z बराबर a + ib सम्मिश्र संख्या है तो a ये क्या होगा? आपका वास्तविक भाग,
उससे आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और बी है इसे आप क्या बोलोगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ए को आप क्या बोलते हो, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी हो क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे यहाँ मैंने पे लिखा कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अब देखिए सम्मिश्र संख्याओं को सामुच्चयों को सी से प्रदर्शित किया जाता है, तो सी वो कौन से स्वरूप में होंगे, ए प्लस आई बी, और जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। और यदि Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी हो और Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 इक्वल टू दो, जैसे दो सम्मिश्र संख्या के समान है तो A इक्वल टू क्या होगा, आई सी, और B इक्वल टू डी। अब अपने देखेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन और ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए यदि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई बी वन तथा Z2 बराबर A2 प्लस आई बी टू कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो Z1 तथा Z2 का योगफल निम्न परिभाषित किया जाएगा। Z1 प्लस Z2, Z1 क्या है, A1 प्लस आई बी वन प्लस Z2 का है A2 प्लस आई बी टू। तो देखिए रियल पार्ट का सम होगा, A1 प्लस A2 क्या, रियल पार्ट ऑफ Z प्लस आई इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, B1 प्लस B2। अब सम्मिश्र संख्या के योग के गुणधर्म देखेंगे, जिसमें आएगा संरक का नियम, उसे क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। तो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी, किन्हीं जैसे कोई दो सम्मिश्र संख्या है तो उसका योगफल भी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। उसके बाद देखेंगे क्रम विनिमय नियम, मीन्स उसे बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। यदि Z1 तथा Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 जिसको उसका क्रम चेंज करने तो कोई चेंज होगा नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z1। उसके बाद आएगा सहचार्य नियम, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यदि Z1 Z2 तथा Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्या है तो Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस Z3 इसको आप क्या लिख सकते हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसके बाद है योगात्मक, तस्मक तथा योज्य, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z के लिए सम्मिश्र संख्या 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0 योग को क्या बोलोगे, तस्मक अवयव, अर्थात Z प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z, इसको आप 0 प्लस Z भी लिख सकते हो। अब योगात्मक प्रतिलोम अथवा के योज्य प्रतिलोम मीन्स एडिटिव इनवर्स, सम्मिश्र संख्या कौन से, Z प्लस ए प्लस आई बी के स्वरूप में होती है, तो उसका प्रतिलोम मीन्स माइनस Z। जैसे अगर सपोज माइनस Z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस आई बी इज इक्वल टू मीन्स Z बराबर ए प्लस आई बी हो, तो माइनस Z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह मैंने यहाँ लिखा, तो इस प्रकार का अस्तित्व में होती है कि Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सम्मिश्र संख्या माइनस Z को Z का क्या बोलेंगे, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, क्या बोलो, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो देखिए यहाँ पे यदि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई बी वन तथा Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई बी टू, ये मैंने दो कोई सम्मिश्र संख्या ली है। Z1 से Z2 का अंतर मीन्स क्या, इसे कैसे Z1 माइनस Z2 से निम्नवत परिभाषित किया जाता है। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से राइट डाउन लिख सकता हूँ। तो Z1 प्लस माइनस Z2 मीन्स Z1 तो क्या है, A1 प्लस आई बी वन, और माइनस Z2 मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस A2 माइनस आई बी टू। तो देखो रियल पार्ट ऑफ Z मीन्स ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस आई इज इक्वल टू B1 माइनस B2, जिस तरह से मैंने नीचे लिखा हुआ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1
माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, यदि Z1 प्लस सम्मिश्र संख्या में Z1 इज इक्वल टू ले रहा हूँ A प्लस I3 तथा Z2 इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ C प्लस I3। कोई दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन है तो Z1 तथा Z2 का गुणन Z1 इंटू Z2 निम्न परिभाषित किया जाएगा। એટલે Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD, क्या होगा AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने Z1 इज इक्वल टू ए लिया, Z2 इज इक्वल टू ए, तो AC माइनस BD, तो देखो यहाँ पे A इक्वल टू क्या है 1, B इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू -4। तो देखिए AC तो A इंटू सी तो 1 इंटू 3 माइनस BD 2 इंटू -4 प्लस I इंटू AD એટલે 1 इंटू -4 प्लस BC 2 इंटू 3। तो इसका सिंप्लीफाई करने में क्या होगा 3 प्लस 8 इंटू I इंटू -4 प्लस 6, तो ये तो 8 प्लस 3 11 प्लस 4 -4 प्लस 6 એટલે प्लस 2y। इस तरह से इसका यह सिंप्लीफाई होगा। अब देखिए सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के कुछ गुणधर्म, तो उसी तरह जैसे अब संवृत का नियम में क्लोजर लॉ देखेंगे तो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक, जैसे आगे के साथ के दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल करो तो वो क्या मिलेगा, उसके जो आपका आंसर आएगा एक भी ये सम्मिश्र संख्या की। उसी तरह किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या का गुणनफल भी हमेशा क्या मिलेगा सम्मिश्र संख्या है। अब उसी में देखिए क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यदि Z1 तथा Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या है तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अब साचार्य नियम में इसे क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यदि Z1 Z2 तथा Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं हैं तो Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट पूरा इंटू Z3 बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हो Z1 इंटू ब्रैकेट में Z2 इंटू Z3। अब गुणात्मक तस्मक मीन्स उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z के लिए सम्मिश्र संख्या गुणाकार के लिए तटस्थ घटक आप क्या लेते हो 1 और जोड़ के लिए 0। तो देखो 1 इज इक्वल टू, इसको इस तरह से मैं राइट डाउन लिख सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस I0 लिख सकता हूँ का गुणन का तस्मक अवयव है, अर्थात Z इंटू 1 बराबर Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z नहीं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने लिखा, ये क्या हो जाएगा गुणात्मक तस्मक। अब इसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए मीन्स उसे क्या बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, उसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्याएं Z बराबर A प्लस IB जहाँ A नॉट इक्वल टू 0 B नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम सम्मिश्र संख्याओं को सम्मिश्र संख्याओं कैसे लिखोगे A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस I इंटू प्लस I माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 1 अपॉन Z अथवा माइनस Z इनवर्स लिखो अथवा Z की माइनस Z इनवर्स के द्वारा दर्शाया जाता है किसे गुणात्मक प्रतिलोम को, तो प्राप्त होती है तो Z की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, जिससे कि Z इंटू 1 अपॉन Z बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा गुणात्मक तस्मक। अब एक बंटन का नियम अपने यहाँ पे देख लेते हैं। बंटन का नियम, किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं के तीन सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 के लिए, तो Z1 ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस Z3, तो इसका अंदर ब्रैकेट के बाद कुछ भी मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसको आप क्या लिखोगे Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। उसी तरह
Z1 प्लस Z2 कोमा Z3, तो इसको क्या लिखोगे Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3।